हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लिखित परीक्षा के बारे में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि आधुनिक समय में लिखित परीक्षा परिणामात्मक मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण अंग है। यानी कि जो परिणाम होता है उसका मापन ये करता है, ठीक है, जिससे लेखन के माध्यम से विद्यार्थियों के ज्ञान एवं अनुभव को जांचा जाता है। इसके अंतर्गत निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ एवं लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए निबंधात्मक परीक्षा क्या होता है, जैसे कि एसे टेस्ट कहते हैं। आइए देखते हैं। देखिए एसे टेस्ट में होता है कि शिक्षा के वर्तमान परिदृश्य में लिखित परीक्षा के रूपों में निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली की महती भूमिका है। आप लोगों ने देखा होगा कि सीजीपीसीएस में या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस में एक पेपर जो होता है वो एसे का जरूर होता है। या फिर मान लीजिए आप लोग यूपीएससी, बहुत लोगों में से आप लोगों ने दिया होगा, तो उसमें भी क्या होता है, एक एसे का पेपर होता है। फिर देखिए लिखा है, जिस परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर विद्यार्थियों को विस्तृत रूप में देना होता है उसे निबंधात्मक परीक्षा कहते हैं। इस परीक्षा के माध्यम से विद्यार्थी के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिवेश से संबंधित अभिरुचियों की जांच की जाती है। निबंधात्मक परीक्षा के गुण निम्नलिखित है। पहला है मौलिकता का विकास, दूसरा है बच्चों में विचार अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास होना, और तीसरा है भाषा शैली व लेखन शैली का विकास होना। फिर देखिए है निबंधात्मक परीक्षा के दोष। पहला हो जाएगा वैधता एवं विश्वसनीयता का अभाव, फिर है निष्पक्षता का अभाव, शिक्षक के व्यक्तिगत संवेगों एवं पूर्वाग्रहों का प्रभाव उसकी उत्तर पुस्तिका पर पड़ता है। इसका मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, आप लोगों ने स्कूल में देखा होगा या फिर कॉलेजेस में कि जिस भी टीचर को जो बच्चा अच्छा लगता था उसको इंटरनल में क्या होते थे, ज़्यादा मार्क्स मिलते थे। और जो बच्चा पढ़ने में अच्छा भी है अगर लेकिन वो टीचर की नज़र में अच्छा नहीं है तो उसको मिलेगा 10 में 7, और जो टीचर की नज़र में अच्छा है उसको मिलेगा 10 में 10। यह बहुत एक तरीके से बोला जाए खराब बात है, टीचर को इसे सुधार करना चाहिए, लेकिन बहुत से टीचर क्या करते हैं, ऐसा करते हैं। फिर देखिए लिखा है, यह परीक्षा प्रणाली रटने की प्रवृत्ति को बढ़ाती है। यानी आप लोग क्या करके जाइए, एक ही एसे को बचपन में हम लोग क्या करते थे, याद करके जाते थे। विज्ञान का चमत्कार करके एक एसे आता था, याद है आपको, और फिर हम उसमें सारा पॉइंट याद करके जाते थे। यहाँ से बस बोलते ना कि निगल ली और वहाँ जाके एग्जाम में उगल दिए। इस तरीके के रटने की प्रवृत्ति को बढ़ाती है। फिर देखिए लिखा है, इसमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया जाता है। फिर इस परीक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को कक्षा में उत्तीर्ण करवाना है, न कि उनमें मानसिक शक्तियों का विकास करना। फिर उसके पश्चात देखिए वस्तुनिष्ठ परीक्षा। आधुनिक शैक्षणिक परिदृश्य में लिखित परीक्षा के एक नए रूप की उत्पत्ति हुई है जो परंपरागत परीक्षा या निबंधात्मक परीक्षा के ठीक विपरीत है। इस नवीन परीक्षा प्रणाली को वस्तुनिष्ठ परीक्षा कहा जाता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा के अंतर्गत निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है बहुविकल्पीय प्रश्न, दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, तीसरा है एकांतर अनुक्रिया सही या गलत वाले प्रश्न, फिर है विजातीय प्रश्न, यानी 4 विकल्पों में से 3 विकल्प क्या होते हैं, समान होते हैं। फिर देखिए सजातीय प्रश्न, यानी पहले विकल्प का जो संबंध होता है वो दूसरे वाले ऑप्शन से होता है। फिर है मिलान पद प्रश्न, आप लोगों ने देखा होगा सही जोड़ी बनाइए, इस तरीके वाला क्वेश्चन आता है ना। फिर देखिए वस्तुनिष्ठ परीक्षा के गुण निम्नलिखित है। पहला तो वैधता एवं विश्वसनीयता पाई जाती है, निष्पक्षता पाई जाती है। एक क्वेश्चन सही होगा तो आपको 1 मार्क्स ही मिलेंगे। लेकिन जो लिखने वाला एग्जाम होता है जैसे निबंधात्मक, उसमें क्या होता है, मान लीजिए 10 नंबर का निबंध है, किसी को 9 मिल रहा है, किसी को 8 मिल रहा है और किसी को 7 मिल रहा है। और बिलीव मी, यहाँ लिखने के ऊपर जो नंबर है वो 9 के बराबर मिलता है। केवल और केवल बेसिकली मैंने देखा है कि यहाँ पर लक का फैक्टर बहुत काम करता है। किसी को उसी आंसर में 9 मिलेगा और किसी को उसी आंसर में 6। फिर देखिए रटने की प्रवृत्ति का विरोध। फिर उसके बाद है विद्यार्थी की मानसिक शक्ति का विकास, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को महत्व दिया जाता है, विषय वस्तु के संपूर्ण ज्ञान को महत्व दिया जाता है। उसके पश्चात देखिए वस्तुनिष्ठ परीक्षा के दोष क्या हैं। तो ये है अनुमान के आधार पर उत्तर दिए जा सकते हैं, विद्यार्थी में नकल करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है, फिर है मौलिकता की क्षमता का विकास न होना, और उसके पश्चात है भाषा अभिव्यक्ति एवं लेखन क्षमता का विकास न होना। फिर देखिए प्रायोगिक परीक्षा जिसे कहते हैं प्रैक्टिकल टेस्ट। प्रायोगिक परीक्षा उस परीक्षा को कहते हैं जिसमें प्रश्नों के उत्तर विद्यार्थियों द्वारा किए गए प्रयोगों के आधार पर दिए जाते हैं। यह परीक्षा परिणामात्मक मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण अंग है। इस परीक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों के विषय संबंधी रुचि एवं उनकी जानकारियों का
मूल्यांकन किया जाता है। इस परीक्षा का जो प्रयोग है वो विज्ञान, कला, गृह विज्ञान, भूगोल आदि विषयों में किया जाता है। इसे बोलते हैं प्रैक्टिकल टेस्ट। अब देखिए गुणात्मक मूल्यांकन। तो विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त होने वाली यह द्वितीय विधि है। इसे 5 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला, जांच सूची। विद्यार्थियों के व्यवहारिक और ज्ञानात्मक पक्ष के अतिरिक्त अन्य पक्षों के मूल्यांकन का एक प्रभावी साधन है। जांच सूची का प्रयोग प्रायः अभिरुचियों, अभिवृत्तियों तथा भावात्मक पक्ष के लिए किया जाता है। फिर उसके बाद देखिए क्रम निर्धारण मापनी। विद्यार्थियों का उनकी योग्यता के अनुसार गुणात्मक विवरण प्रस्तुत करना। इसका प्रयोग उच्च कक्षा के विद्यार्थियों के लिए किया जाता है। फिर है अवलोकन। किसी भी व्यक्ति या समूह के व्यवहार के कुछ निश्चित व वस्तुनिष्ठ रूपों की उपस्थिति या अनुपस्थिति को दर्ज करना ही अवलोकन है। इसका प्रयोग छोटी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए किया जाता है। फिर उसके बाद है घटनावृत्त। विद्यार्थियों के जीवन की सार्थक घटनाओं का जो वर्णन है एवं विवरण। इसे विद्यार्थियों से संबंधित वास्तविक रिकॉर्ड भी कहते हैं, घटनावृत्त। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत से विद्यार्थियों के जीवन में क्या है, बहुत अनएक्सपेक्टेड बहुत सारी ऐसे घटनाएं घटती हैं जिनका जो है विवरण इसमें किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लोगों ने देखा होगा कि कोई विद्यार्थी मान लीजिए कि तालाब में कोई बच्चा गिर जाता है तो क्या करता है, उसे बचाता है। तो कहीं ना कहीं उसे क्या होता है, वीरता पुरस्कार भी दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। आप लोगों ने ये भी देखा होगा। तो यह भी क्या होता है, विद्यार्थियों पर एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है और टीचर जो है उस विद्यार्थी को बेसिकली बोला जाए तो कहीं ना कहीं उसका गुणात्मक मूल्यांकन कर पाता है कि वह उसका जो गुण है, जो आचरण है, वो किस प्रवृत्ति का है। अब देखिए व्यक्ति अध्ययन। इसमें किसी व्यक्ति, संस्था या समुदाय के सर्वांगीण अध्ययन का विश्लेषण किया जाता है। इस अध्ययन में शिक्षक की भूमिका विद्यार्थियों को समस्याओं से परिचित कराना होता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत मूल्यांकन का उपचार एवं निदान दोनों ही प्रक्रियाएं सम्मिलित है। इसमें बेसिकली इसमें समस्याओं के कारण को ज्ञात करना होता है और उसको दूर करना होता है। उसके पश्चात है छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों पर इस मूल्यांकन विधि का अधिक प्रयोग किया जाता है। फिर है शिक्षक मूल्यांकन, जिसे कहते हैं टीचर इवैल्यूएशन। आइए जानते हैं क्या होता है। देखिए लिखा है, विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने हेतु विद्यार्थियों के मूल्यांकन के साथ साथ शिक्षकों का भी मूल्यांकन होना चाहिए। परंपरागत तरीकों से शिक्षण कार्य करा रहे शिक्षक आधुनिक काल की आवश्यकता अनुसार खुद को उस माहौल में स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण वे पाठ्यक्रम को पूर्ण समग्रता से नहीं पढ़ा रहे हैं। यानी कि बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ टीचर होते हैं वो समय के साथ खुद को अपडेट करते हैं नॉलेज के लिए, और कुछ टीचर नहीं कर पाते हैं। तो जो नहीं कर पाते हैं बेसिकली क्या होता है, उनका स्तर गिरने लगता है और वो आज के जो आधुनिक काल के जो विद्यार्थी हैं उनके प्रश्नों का वो बेसिकली समाधान नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे क्या हो जाता है ना कि टीचर की जो विश्वसनीयता है वह भी कम होती है और टीचर सिलेबस को कंप्लीट भी नहीं करा पाते हैं। फिर देखिए शिक्षक मूल्यांकन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचर इवैल्यूएशन। सबसे पहला है शिक्षक को शिक्षण कार्य के प्रति गंभीर एवं निष्ठावान बनाना। फिर है शिक्षकों द्वारा प्रयुक्त नई विधियों एवं प्रयोगों को प्रोत्साहन देना। उसके पश्चात है शिक्षकों के गुणों में सुधार, क्षेत्रों को और विस्तृत करना। उसके पश्चात आगे देखते हैं शिक्षक मूल्यांकन के आधार क्या क्या हैं। शिक्षक के जो मूल्यांकन है उसके निम्नलिखित आधार हैं। पहला हो जाएगा कि शिक्षकों द्वारा पढ़ाए जाने वाले विद्यार्थियों की परीक्षा फल का निर्धारण करना। जैसे मान लीजिए टीचर ने बच्चों को कितना पढ़ाया है और बच्चों को कितना समझ में आया है, उसका भी तो आकलन करना है। उसके लिए कहीं ना कहीं मूल्यांकन आवश्यक हो जाता है। फिर है स्वयं क्रम निर्धारण। उसके पश्चात है विद्यार्थियों द्वारा शिक्षण के कार्यक्रम निर्धारण। फिर है साथी शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन क्रम निर्धारण। फिर है निरीक्षकों द्वारा मूल्यांकन क्रम निर्धारण, प्रधानाचार्य द्वारा मूल्यांकन क्रम निर्धारण। फिर है शिक्षा बोर्ड के द्वारा मूल्यांकन क्रम निर्धारण। फिर है समुदाय के द्वारा मूल्यांकन क्रम निर्धारण। अब देखिए मूल्यांकन के अन्य प्रकार, जिसमें पहला है निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन, जिसे कहते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। लिखा है कि रचनात्मक मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का वह अभिन्न अंग है जो कि विद्यार्थियों की सहभागिता यानी प्रश्नोत्तर एवं चर्चा पर बल देता है। यह शिक्षक के द्वारा मूल्यांकन के साथ साथ स्व मूल्यांकन एवं सहपाठीय मूल्यांकन की भूमिका को भी प्रकाश में लाता है। शोध के द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि जब विद्यार्थी सहभागिता करते हैं और स्वयं अपने काम के स्वामित्व को संभालते हैं तो अधिगम के प्रति उनकी जिज्ञासा और ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर देखिए यह
मूल्यांकन विद्यार्थियों के अधिगम निष्पादन में त्वरण लाने का भी कार्य करता है। रचनात्मक मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण लाभ है कि यह अधिगम को यानी लर्निंग को एक सुखद अनुभूति बना देता है, क्योंकि विद्यार्थी की सहभागिता उसकी सीखने की ललक को ही नहीं बढ़ाती अपितु अनजाने में मूल्यांकन की विधियों को भी प्रभावित करती है। यह मूल्यांकन अन्य मूल्यांकन की तुलना में क्या होता है, अधिक विश्वसनीय होता है। फिर देखिए संकलनात्मक मूल्यांकन यानी कि समेटिव एवेल्यूशन। इसमें लिखा है कि संकलनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य यह पता करना होता है कि विशेष अवधि पूरी होने पर शैक्षिक उद्देश्यों को किस मात्रा में पूरा कर लिया गया है। यह मूल्यांकन जो होता है वो कोर्स का ग्रेड देने या यह प्रमाणित करने के लिए होता है कि एक विशेष कार्यक्रम के पश्चात विद्यार्थी ने निर्धारित अधिगम उद्देश्यों को कितनी अच्छी तरीके से पूरा कर लिया है। इस मूल्यांकन के लिए बाह्य परीक्षाएं भी होती हैं और शिक्षक द्वारा निर्मित परीक्षण, रेटिंग स्केल आदि का भी प्रयोग किया जाता है। यद्यपि इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो ग्रेड देना ही है, परंतु इससे कोर्स के उद्देश्यों की उपयुक्तता की परख के साथ साथ अध्यापन की प्रभाविता के बारे में भी निर्णय देने में सहायता मिलती है। फिर देखिए मानक संदर्भित मूल्यांकन या मूल्यांकन विधि पारंपरिक कक्षा पर आधारित होता है, जिसे बोलते हैं स्टैंडर्ड रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन। इसमें कुछ सामान्य प्रश्नों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। इसमें एक विशेष वर्ग की उपलब्धियों को ध्यान में रखकर परीक्षा परिणाम की समुचित व्याख्या की जाती है। अब देखिए लिखा है निकष संदर्भित मूल्यांकन। देखिए इसमें लिखा है कि इस मूल्यांकन में विद्यार्थियों की योग्यता का जो मापन है वो किसी विशेष कसौटी या निकष के संदर्भ में किया जाता है। यदि किसी कॉलेज में प्रवेश के लिए कोई कट ऑफ पॉइंट निर्धारित किया गया है तो प्रवेश हेतु सिर्फ उन्हीं विद्यार्थियों को योग्य समझा जाएगा जिसके प्राप्तांक इस कट ऑफ पॉइंट के बराबर या उससे अधिक होंगे। इस मूल्यांकन से एक विद्यार्थी यानी विद्यार्थियों से अनावश्यक तुलना समाप्त हो जाती है। यह मूल्यांकन विधि प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम अधिगम स्तर और पूर्ण अधिगम स्तर की संकल्पना की ओर ले जाती है। उपर्युक्त दोनों प्रकार के मूल्यांकन का शैक्षिक अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान है। फिर देखिए निर्माणात्मक और संकलनात्मक मूल्यांकन, इन दोनों में अंतर जानना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है या फिर निर्माणात्मक मूल्यांकन भी उसी को कहते हैं। लिखा है निर्माणात्मक मूल्यांकन का जो प्रभाव है वो कार्यक्रम को बनाने वाले और उसे विकसित करने वाले पर पड़ता है, जबकि संकलनात्मक मूल्यांकन का प्रभाव शैक्षिक कार्यक्रम पर पड़ता है, याद रखिएगा। फिर देखिए निर्माणात्मक मूल्यांकन विकासोन्मुखी होता है, निर्णयात्मक नहीं, और जबकि संकलनात्मक जो मूल्यांकन होता है वह निर्णयात्मक होता है। फिर देखिए प्रश्नोत्तर और चर्चा करना निर्माणात्मक मूल्यांकन की श्रेणी में आता है। इसमें ग्रेडिंग का प्रयोग नहीं होता है। फिर है यह मानक आधारित मूल्यांकन होता है। फिर देखिए निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य यह निश्चित करना होता है कि विद्यार्थी ने किस सामग्री पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया है। फिर लिखा है कि इस मूल्यांकन का जो उद्देश्य है बेसिकली ग्रेड देना है, याद रखिएगा। संकलनात्मक का मुख्य उद्देश्य क्या है, ओनली ग्रेड देना। अब देखिए सतत और व्यापक मूल्यांकन। सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ होता है विद्यार्थी की विद्यालय आधारित मूल्यांकन प्रणाली, जिसमें उनके विकास के सभी पक्ष शामिल होते हैं। यह एक बच्चे की विकास प्रक्रिया है जिसमें दोहरे उद्देश्यों पर बल दिया जाता है। ये उद्देश्य एक और मूल्यांकन में निरंतरता और व्यापक रूप से सीखने के मूल्यांकन पर तथा दूसरी ओर व्यवहार के परिणामों पर आधारित होती है। जैसा कि हम लोगों को पता और मूल्यांकन के बारे में हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया, तो ये जो पैरा है हमें अच्छी तरह से समझ में भी आ गया। देखिए लिखा है कि निरंतरता का जो अर्थ होता है, बेसिकली निरंतरता का अर्थ इस पर बल देना है कि विद्यार्थियों की वृद्धि और विकास के अभिज्ञात पक्षों का मूल्यांकन एक बार के कार्यक्रम के बजाय एक निरंतर प्रक्रिया है। यानी एक बार किसी बच्चे का मूल्यांकन कर लेने से उस बच्चे की बेसिकली योग्यता का पता नहीं चलता है। बार बार मूल्यांकन जो करते हैं ना, मूल्यांकन वो निरंतर प्रक्रिया है जिसे संपूर्ण अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में निर्मित किया गया है और यह शैक्षिक सत्र पूरी अवधि में फैली हुई है, जिसका अर्थ है कि मूल्यांकन की नियमितता, अधिगम अंतरालों का निदान, सुधारात्मक उपायों का उपयोग, स्वयं मूल्यांकन के लिए अध्यापकों और विद्यार्थियों के साक्ष्य का फीडबैक। दूसरा पद व्यापक। व्यापक का क्या अर्थ होता है, शैक्षिक और सह शैक्षिक पक्षों को शामिल करते हुए विद्यार्थियों की वृद्धि एवं विकास को परखने की योजना। देखिए सतत और व्यापक जो उद्देश्य है, मतलब जो मूल्यांकन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन
उसके उद्देश्य हम लोग पढ़ लेते हैं। ये जानते हैं। देखिए लिखा है सबसे पहले बोधात्मक और मनोप्रेरक और भावनात्मक कौशलों के विकास में ये हेल्प करता है। उसके बाद है कि सीखने की प्रक्रिया पर बल देता है और याद रखने पर बल नहीं देता, यानी रटने पर बल नहीं देता। बेसिकली जो प्रोसेस है उसको सीखने पर बल देता है। फिर हम मूल्यांकन को अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया का अविभाज्य हिस्सा बनाना। उसके पश्चात है नियमित निदान के आधार पर उपचारात्मक अनुदेशों के बाद विद्यार्थियों की उपलब्धि और अध्यापन अधिगम कार्य नीतियों के सुधार के लिए मूल्यांकन का उपयोग करना। उसके बाद है मूल्यांकन को निष्पादन के वांछित स्तर पर बनाए रखने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण युक्ति के रूप में इस्तेमाल करना। अब देखिए CCE के कार्य, यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के कार्य। देखिए पहला है कि यह अध्यापक को प्रभावी अध्यापन कार्य नीतियां बनाने में हेल्प करता है। दूसरा है निरंतर मूल्यांकन से विद्यार्थी की प्रगति और स्तर की नियमित जानकारी में सहायता मिलती है। फिर है निरंतर मूल्यांकन से अध्यापक विद्यार्थी की क्षमताओं, कमियों और ज़रूरतों को सुनिश्चित कर सकते हैं। इससे अध्यापकों को तत्काल फीडबैक मिलता है, जो यह निर्णय ले सकते हैं कि एक विशेष इकाई या संकल्पना को पूरी कक्षा को दोबारा पढ़ाने की आवश्यकता है। फिर देखिए उच्चतर शिक्षा में विकल्प या आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन। इसमें लिखा है उच्चतर शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन। तो पहला हो जाएगा उच्चतर शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली पारंपरिक शिक्षक केंद्रित शिक्षा को विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा में बदलने पर जोर देती है। फिर लिखा है यूजीसी के द्वारा निर्धारित विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में विद्यार्थियों को यूजीसी के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमों में से कोई भी पाठ्यक्रम चुनने का अवसर प्रदान किया जाता है। फिर है इसके तहत विद्यार्थी कोर, वैकल्पिक और सॉफ्ट स्किल वाले पाठ्यक्रमों का चुनाव कर सकते हैं और चुने गए पाठ्यक्रमों का अपनी सुविधा अनुसार अध्ययन भी कर सकते हैं। फिर देखिए लिखा है विशेषताएं। विशेषताओं में क्या क्या लिखा है देखिए। सबसे पहली विशेषता है कि उच्चतर शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली के तहत विद्यार्थी अपने क्रेडिट का सही चुनाव कर अपनी शैक्षिक क्षमता का स्वयं एवं सतत मूल्यांकन कर सकता है। फिर है यदि विद्यार्थी परीक्षा के दौरान बीमार पड़ जाता है तो वह कम पाठ्यक्रमों का अध्ययन करके कम क्रेडिट अर्जित कर सकता है। अगले सेमेस्टर में वह इसकी क्षतिपूर्ति भी कर सकता है। फिर है यह प्रणाली विद्यार्थी केंद्रित होती है तथा सभी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के लिए एक समान है। फिर देखिए लिखा है इसमें गैर क्रेडिट पाठ्यक्रम भी उपलब्ध है जिनका अंकन जो है वो केवल संतोषजनक एवं असंतोषजनक के रूप में किया जाता है। फिर देखिए लिखा है इस प्रणाली में बेसिक साइंस कोर, इंजीनियरिंग साइंस कोर, मानविकी कोर, डिपार्टमेंट कोर एवं वैकल्पिक सहित कुल 5 पाठ्यक्रम होते हैं। अब देखिए कार्य प्रणाली। तो क्रेडिट की संख्या विद्यार्थियों के द्वारा अर्जित किए गए ज्ञान एवं कौशल को दर्शाता है। प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु अर्जित किए गए जो ग्रेड या अंक होते हैं वो विद्यार्थियों के द्वारा या विद्यार्थियों की उस पाठ्यक्रम में अर्जित बेसिकली एक प्रवीणता को दर्शाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो 75+ लाता था बोर्ड एग्जाम में उसको डिस्टिंक्शन मिलता था। फिर देखिए क्रेडिट का आकलन विद्यार्थियों की कक्षा की उपस्थिति एवं सतत मूल्यांकन के आधार पर होता है। परीक्षा में प्राप्त अंकों को कक्षा में उपस्थिति से प्राप्त क्रेडिट से गुणा करके CGPA ग्रेड दिया जाता है। फिर लिखा है यह प्रणाली सेमेस्टर क्रेडिट प्रणाली, हस्तांतरण प्रणाली एवं व्यापक एवं सतत आकलन एवं ग्रेडिंग पर आधारित है। जैसे देखिए मान लीजिए किसी को A+ मिला है, ठीक है, A+ मिला है तो हो जाएगा एक्सीलेंट। फिर आउटस्टैंडिंग का भी है। उसके पश्चात देखिए मान लीजिए B मिला है तो ये क्या हो जाएगा अबव एवरेज, C मिला है तो एवरेज। ऐसे करते करते आप लोग देख सकते हैं कि AB तक गया है जिसको बोलते हैं एब्सेंट, F फॉर फेल, और फिर देखिए पास के लिए P है। इस तरीके से आप देख सकते हैं और S मिलेगा सेटिस्फैक्ट्री के लिए। अब देखिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। तो कंप्यूटर और इंटरनेट के विकास के साथ कंप्यूटर आधारित परीक्षा का जो विकल्प है वो कलम और कागज वाली परीक्षा के बदले सामने आया। देखिए जो CBT होता है, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसे कहते हैं, तो ये बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा SSC में होता है, ठीक है। उसके अलावा रेलवे में भी होता है। उसके बाद देखा होगा आप लोगों ने CUET में भी होता है, NTA के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें होता है। ये सब आप लोगों ने देखा होगा। ये क्या होते हैं, कंप्यूटर आधारित परीक्षा होती है। कोरोना जैसी महामारी की स्थिति में कंप्यूटर आधारित परीक्षा का जो है वो व्यापक प्रसार हुआ, जैसा कि हम सभी जानते हैं। कंप्यूटर आधारित परीक्षा कंप्यूटर के साथ आकलन प्रदान करने को दर्शाता है। इस तरह की परीक्षा इंटरनेट एवं कंप्यूटर एडेड सुविधा का उपयोग करके ऑनलाइन आयोजित की जाती है।
कि कंप्यूटर आधारित जो परीक्षा है उसके लाभ भी हैं। पहला हो जाएगा परीक्षा का बड़े पैमाने पर वितरण, दूसरा हो जाएगा समायोज्य और व्यक्तिगत परीक्षण, तीसरा हो जाएगा ग्रेडिंग प्रणाली। फिर देखिए सुव्यवस्थित और सुचारू प्रक्रिया, उसके पश्चात है विशेष उम्मीदवारों के लिए ब्रेल कीबोर्ड एवं वॉइस टू टेक्स्ट इत्यादि सुविधाएं दी जाती हैं। फिर है विभिन्न सुरक्षा एवं प्रॉक्टरिंग सुविधाओं की उपलब्धता यह सुनिश्चित करती है कि परीक्षा पूरी ईमानदारी के साथ हो। अब देखिए शिक्षा पर महान व्यक्तियों के विचार। क्या लिखा हुआ है? सबसे पहला लिखा हुआ है कि शिक्षा जो है वो मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है। यानी ये बोला गया है स्वामी विवेकानंद के द्वारा कि शिक्षा जो होती है वो मनुष्य में पहले से विराजमान कोई पूर्णता है, वह उसका आविर्भाव है। आविर्भाव का मतलब उत्पत्ति या फिर उत्पन्न होना या जन्म लेना। फिर देखिए लिखा है बालक और बालिकाओं दोनों को समान शिक्षा देनी चाहिए, ये भी बोला था स्वामी विवेकानंद ने। शिक्षा प्रकृति और सामाजिक संदर्भ से दूर न हो, ये बोला था रविंद्रनाथ टैगोर ने। फिर उसके बाद देखिए लिखा है शिक्षा का लक्ष्य मानव व्यक्तित्व के समेकित विकास हेतु अति मानस का उपयोग करना है, अरविंद घोष ने बोला था। फिर शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मानव के शरीर व मस्तिष्क तथा मन की सर्वोत्तम शक्तियों के सम्यक रूप में विकास से है, ऐसा महात्मा गांधी ने बोला था। फिर मेरे विचार से मानव को मानव बनाना ही अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा है, ये भी महात्मा गांधी ने बोला था। उसके पश्चात देखिए शिक्षा मात्र आत्मोन्नति के लिए होता है, यानी शिक्षा किसके लिए होता है? आत्मोन्नति के लिए, स्वयं की उन्नति के लिए, ये बोला था महात्मा गांधी ने। फिर देखिए लिखा है वह शिक्षक नहीं जो विद्यार्थियों के दिमाग में तथ्यों को जबरन ठूसे, बल्कि वास्तविक शिक्षक वह है जो उसे आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करे, ऐसा बोला था डॉक्टर सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन ने। ठीक है, लिखा है शिक्षा की जड़ें कड़वी है लेकिन फल क्या होता है? बहुत मीठा होता है, ऐसा अरस्तू ने बोला था। फिर देखिए लिखा है ज्ञान वह सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप पूरी दुनिया बदल सकते हैं, नेल्सन मंडेला ने बोला था। अगर आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो आप एक सिर्फ और सिर्फ पुरुष को ही शिक्षित करते हैं, लेकिन अगर आप स्त्री को शिक्षित करते हैं तो एक पूरी पीढ़ी को शिक्षित करते हैं, ऐसा ब्रिघम यंग ने बोला था। फिर शिक्षा वास्तव में सत्य की खोज है, यह ज्ञान और प्रकाश की अंतहीन यात्रा है। अगर शिक्षा के यथार्थ को प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में अपना ले तो यह दुनिया रहने के लिए बेहतरीन जगह बन जाएगी, ऐसा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा कहा गया था। फिर हमें शिक्षा प्रणाली को उच्च नैतिक मूल्य से जोड़कर उपयोगी और रोजगारोन्मुख बनाना चाहिए, ये भी एपीजे अब्दुल कलाम ने बोला था। फिर है शिक्षा का परिणाम जो होता है वो मुक्त रचनात्मक व्यक्ति होना चाहिए जो ऐतिहासिक परिस्थितियों एवं प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध लड़ सके, ऐसा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने बोला था। अब देखिए अगली क्लास में हम लोग अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए।